हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति और महत्व, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य। देखिए, मैनेजमेंट का एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव कि भाई मैनेजमेंट है क्यों। ऑब्जेक्टिव का मतलब इस मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट हासिल क्या करना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कोई आदमी बोले कि भाई मैं मुंबई जाना चाहता हूं, तो कोई भी आदमी पूछ सकता है भाई आपका उद्देश्य क्या है, क्यों जाना चाहते हो सकता है कि उसका जवाब हो कि मैं घूमना चाहता हूं, या उसका जवाब हो वहां पे मैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता है जब हम कोई बड़ा काम करते हैं। तो अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, सपोज कोई टाइपिस्ट है, कोई प्रोडक्शन में है, कोई सेल्स में है, अब एक मैनेजर को अलग से अपॉइंट किया जा रहा है या एक मैनेजमेंट की पूरी टीम बिठाई जा रही है, तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। आखिर इतना खर्चा करके, और ये हम सब जानते हैं कि मैनेजर्स की सैलरी एक जो सामान्य वर्कर होते हैं, सिंपल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनसे ज़्यादा होती है। तो कोई ऑब्जेक्टिव भी तो होगा ना, कोई उद्देश्य होगा इस खर्चे को करने का। सपोज मैंने एक कंपनी खोली है और मैं उसका एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूँ। सपोज कंपनी के 90% शेयर मेरे पास हैं, तो आई एम द मेजर शेयर होल्डर। तो मैं आखिर इतना पैसा किसी कंपनी पे लगा रहा हूँ, मैनेजमेंट को अपॉइंट कर रहा हूँ, तो मैं क्या ऑब्जेक्टिव उस मैनेजमेंट से अचीव करना चाहता हूँ। तो मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले वही है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कंपनी जिसने बनाई है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ओवरऑल कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कंपनी के मालिक के कुछ उद्देश्य होंगे, कंपनी के कुछ उद्देश्य होंगे। उनको एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सेकंड वीडियो में। एफिशिएंट का मतलब होता है कि भी किसी भी चीज को जहां तक हो सके मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके अचीव करना, और इफेक्टिव का मतलब होता है रिजल्ट अचीव करना। तो मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रबंध का उद्देश्य यही होता है कि जो भी संगठन के उद्देश्य हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, संगठन के उद्देश्य, उनको प्रभावी ढंग और दक्षता के साथ, एफिशिएंसी के साथ, कम से कम खर्चे में, बेहतर क्वालिटी के साथ अचीव करें। राइट। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करें, तो सबसे पहले तो द मैनेजमेंट हैज टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स। अब नेचुरली अगर मैं एक व्यापारी हूं तो मैं तो यही कहूंगा ना कि भाई अगर हिंदुस्तान में सपोज मैंने मोबाइल बनाना शुरू किया आज, तो मैं तो कहूंगा कि भाई सारी कंपनियां बंद हो जाएं, सिर्फ मेरा ही मोबाइल बिके। पूरे साल में टारगेट हो सकता है कि मैं बिना अगर स्टडीज़ किए कुछ भी एक उद्देश्य सेट करने की कोशिश करूं, तो मैं कहूंगा भाई एक साल में 1 करोड़ मोबाइल सेट्स बिकने चाहिए। मैंने नया जो है अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया है, या मैंने एक नई गाड़ी उतारी सड़कों पे। अब इतने सालों से मारुति चल रही है, हुंडई चल रही है, होंडा चल रही है। सपोज मैं एक नई कंपनी लेके आया, मैंने कार मैन्युफैक्चरिंग की, और मैं मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव दूं कि भाई हर शहर में कम से कम 1 लाख कार्स पर मंथ बिकनी चाहिए। तो ये एक सही ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सही टारगेट नहीं है। तो एक अच्छी मैनेजमेंट सबसे पहले ऑनर्स के साथ मिलके एक रियलिस्टिक, रियलाइजेबल, अचीवेबल, जेन्युइन ऑब्जेक्टिव सेट करती है, टारगेट सेट करती है, ताकि उनको अचीव भी किया जा सके। अगर कई बार हम अनअचीवेबल टारगेट सेट कर दें या बहुत ही लो टारगेट सेट कर दें, तब भी बहुत गड़बड़ हो जाती है। अभी मैंने हाई के एग्जाम्पल्स लिए। वहीं अगर मैंने एक स्मार्टफोन बनाया और मैं कहूँ यार 100 पीस तो कम से कम पूरी इंडिया में बिकी जाने चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव भी गलत है। अब करोड़ों रुपए लगा के अगर आप फैक्ट्री सेट कर रहे हो और 100 पीस का आप सेल्स का टारगेट अचीव करोगे या प्रोडक्शन का टारगेट अचीव करोगे, तो ये तो अननेसेसरी जो है टारगेट अचीव हो जाएंगे और उससे कुछ रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट का एक उद्देश्य है, ये एक वर्किंग ये होती है कि करेक्ट, एज फार एज पॉसिबल और रीजनेबल ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स को सेट करें। फिर उन टारगेट्स को, उन रिजल्ट्स को जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, टर्नओवर भी हो सकता है, मार्केट शेयर भी हो सकता है, उसको अचीव करते वक्त ये नहीं है कि बस किसी भी कीमत पर प्रॉफिट ही हासिल करना है। एम्प्लॉयज़ को भी खुश रखना है, जितने भी कर्मचारी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको खुश नहीं रखना। जो पैसा कमाया जा रहा है, मेन ओनर के अलावा और भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसको हिंदी में अंशधारी कहा है, तो अंशधारियों को भी खुश रखना है, शेयर होल्डर्स को खुश रखना है। इसी तरह से जो कस्टमर्स हैं, अब सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लालच में अगर हम डुप्लीकेट माल बेच दें कि भाई कैसे भी करो प्रॉफिट होना चाहिए, अगर यही एक उद्देश्य है, लेकिन मैनेजमेंट समझदार होती है, उसको एक लॉन्गेविटी भी देखनी है। धोखा दे के आप माल को बेचोगे, शुरू में आपको ठीक है, एक बार तो कस्टमर्स माल ले जाएंगे,
है ना। अब हमने हलवाई की दुकान खोली, हम बाहर बोर्ड लगा रहे हैं जी देसी घी की मिठाई, और बांट रहे हैं उसके अंदर हम जो है वो वनस्पति घी की। हो सकता है शुरू शुरू में लोग ना पहचान पाएँ, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो तुरंत पहचान लेंगे और सबको कम्युनिकेट कर देंगे कि ये दुकानदार सही नहीं है, ये बासी मिठाइयाँ बेचता है, ख़राब मिठाइयाँ बेचता है। तो एक बार तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, प्रॉफिट एक पहले महीने की प्रॉफिटेबिलिटी तो इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में भी तो देखना है। मैनेजमेंट सिर्फ एक महीने के लिए थोड़ी होती है, मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लॉन्गेविटी भी देखनी है। कोई भी कंपनी जब खोली जाती है वो तो फिर यही सोच के खोला जाता है ना व्यापार की भी, इसको हम अनलिमिटेड पीरियड तक चलाएंगे, आने वाले समय में हमारे बच्चे पोते भी इस बिजनेस को चलाएंगे। एटलीस्ट व्यापार खोलते वक्त तो यही मंशा रहती है। तो मैनेजमेंट को जहां एक तरफ सही ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, वहीं उनको अचीव करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे एक रीजनेबल काम लिया जाए, रीजनेबल सैलरी दी जाए, ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमसे खुश रहें, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो खुश रहें। हम एक रीजनेबल पैसा जरूर कमा लें, ताकि हर साल कुछ डिविडेंड की फॉर्म में पैसा देकर हम अपने अंशधारियों को, अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखें। और वहीं सरकार को भी उनके टैक्सेस और कोई ऐसा पोल्यूशन वगैरह ना फैलाएं जिससे सरकार हमारे विरुद्ध कोई निर्णय ले, कोई एक्शन ले। तो ये एक मैनेजमेंट की आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, अगर वो ये चारों कॉर्नर को सेटिस्फाई रख सके। आमतौर पर हम अपने जीवन में भी देखते हैं, घर में माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, हम सबको खुश नहीं रख पाते। मुश्किल तो है, इसी का नाम जिंदगी है, और यही मैनेजमेंट को भी देखना है। मैनेजमेंट कोई मशीन नहीं है, अल्टीमेटली मैनेजर्स भी ह्यूमंस होते हैं, अपने ब्रेन से ही डिसीजंस लेते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग ही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को इस तरह से वर्किंग करनी होती है कि एक तरफ तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों, और दूसरी तरफ कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, अंशधारी हैं, ग्राहक हैं और सरकार सभी खुश रहें। और साथ में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। किसी भी कंपनी के पास ये दो तरह के मुख्य रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत सारी कंपनीज तो बेस्ड ही ह्यूमन रिसोर्सेज पे है। अब अगर हमारी फिल्म बनाने की कंपनी है या म्यूजिक कंपनी है, तो उसमें तो मेन रिसोर्स ह्यूमन ही है। अब कोई भी पियानो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूज़िक जो है वो 2-4 हज़ार, 10,000, 20,000 इंपोर्टेड होगा तो शायद कुछ लाख में आ जाएगा, लेकिन जो असली है वो सिंगर है, असली है जो वो म्यूज़िक प्लेयर है, असली है वो ह्यूमन एसेट। कई बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ऐसा होता है कि उनका जो मेन बंदा होता है आर्टिस्ट, वो जब कंपनी को छोड़ देता है किसी वजह से, तो वो कंपनी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि चल ही उस बंदे के ऊपर बेस रही होती है। अगर मैं ऐसी कंपनीज की बात ना भी करूं जहां प्रोफेशनल्स की जरूरत है, तो भी किसी भी कंपनी में जो उसके मैनेजर्स हैं, जो उसके एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो कुछ भी काम करते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कंपनी के पास कितने भी अच्छे मटेरियल रिसोर्सेज हो, कंपनी के पास कितने भी फंड्स हो, कंपनी के पास कितने भी बिल्डिंग्स, लेटेस्ट मशीन्स हो, चलानी तो इंसान नहीं है। इसलिए वो कंपनीज हमेशा सफल रहेंगी जो अपने ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखते हैं, उनको उतना ही काम लेते हैं जितना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से उनको वेतन समय से भी देते हैं, बोनस भी देते हैं, हर तरह से खुश रखते हैं। और मटेरियल रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। ये भी नहीं कि ज़रूरत है 10 मशीन्स की और हैं 3, तो अननेसेसरी मशीन्स पे बर्डन पड़ रहा है, वो 3 भी टूट जाएंगी ओवर वर्किंग करके। या ज़रूरत है 5 मशीन्स की और हैं 15-10 ऐसी आइडल खड़ी रहती हैं, वो पड़े पड़े जंग लग रहा उनमें। तो यही मैनेजमेंट है कि हर चीज़ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेहतर इस्तेमाल, ये मैनेजमेंट अपने आप में एक आर्ट होती है। मैं इस बारे में पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि अगर आप इस बिजनेस स्टडीज़ को, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको प्रैक्टिकल वे में लें, जैसा कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कल को आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा, चाहे आप अपना बिजनेस करें या किसी बिजनेसमैन के साथ किसी कंपनी में जॉब करें, आपका दिमाग बहुत ओपन होगा, आप खुद भी एक बेहतर वे में सोच पाएंगे, और अच्छे सजेशंस, अगर आप बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को, और अगर एम्प्लॉय हैं तो अपने बॉस को दे पाएंगे। और अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट वही है जो अच्छा काम करता है और अच्छा सोच पाता है, ग्रोथ उसी की लाइफ में ज़्यादा होती है। तो इस सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट के अलावा एक जुनून भी लेके चलिए, एक ये मान के चलिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ के रट के नंबर नहीं लेने, मुझे इसको समझना भी है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आर्थिक उद्देश्य। सबसे पहला सर्वाइवल। कितने ऐसे बिजनेस खुलते हैं जो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, 2-4-6 महीने में ही बंद। आपके आसपास भी होता होगा, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं खुलती हैं जो सर्वाइव ही नहीं कर पाती। शायद दुकान खोलने से पहले दुकानदार ने होमवर्क ही नहीं किया होता कि ये प्रोडक्ट इस मार्केट में बिकेगा भी। अब जहाँ लोअर इनकम के लोग रहते हैं, वहाँ अगर आप 2,500, 5,000 के जूतों की दुकान खोल दो तो कहाँ से चलेगी सर।
इसी का उल्टा भी देखिए, अगर जहां पर रिच लोग रहते हैं वहां पर अगर आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की कोई दुकान खोल दें, एकदम सस्ता घटिया माल देने की कोशिश करें, वहां के लोग उसको नहीं खरीदेंगे। यानी जिस इलाके में बिजनेस खोला जा रहा है उस इलाके की जेंट्री कैसी है, वहां पे किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी आय कितनी है, आमदनी कितनी है, उसको देखते हुए दुकान खोलनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप एक फैक्ट्री खोल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रीच कितनी है। क्या आप सिर्फ उत्तर भारत में सामान दे पाएंगे, क्या आप वेस्ट सेंट्रल इंडिया सदर्न इंडिया में भी पहुंच पाएंगे, उस चीज को पहले इवैल्यूएट कीजिए। अगर उसको सोचे बगैर आप कोई भी बिजनेस क्रिएट कर देंगे बिना ये देखे कि वो फिजिबल है नहीं है, रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा, मशीन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट परमिशन लाइसेंस ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इनको देखे बगैर ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी। ऊपर से फिर एनवायरमेंट भी चेंज होता रहता है, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते रहते हैं, कंपटीटर है, आज तो ग्लोबल हो गई है इकोनॉमी। पहले तो इंडियंस को सिर्फ इंडियन कंपटीटर ही होते थे, अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी कंपनी 2 मिनट में एंटर कर जाती है किसी भी फील्ड के अंदर। नहीं तो आपको उस बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से भी अपने आप को बदलना होगा। कॉस्ट लगातार ही बढ़ती रहती है, आमदनी आमतौर पर उतनी रहती है, कंपनी के सेल्स और रेवेन्यूज उतने ही रहते हैं। ऐसे में अपने आप को बचाए रखना भी एक बहुत बड़ा आर्थिक उद्देश्य है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट तो कमाना ही होगा, बिना प्रॉफिट कमाए कब तक चलोगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो शुरू शुरू में तो अगर हमारी कॉस्ट भी निकलती रहे तो काम चलेगा, लेकिन अगर सिर्फ कॉस्ट ही निकालते रहेंगे प्रॉफिट नहीं होगा तो फ्यूचर के लिए सेविंग्स कहाँ से आएंगी, ग्रोथ कैसे होगी, वो जो रिस्क मैंने लिया उसका रिटर्न क्या आएगा। अगर सपोज मेरे पास महीने के 5 लाख का खर्चा और 5 लाख की रेवेन्यू आ रहा है तो मैं कितने दिन इस तरह से सर्वाइव कर पाऊंगा। किसी बार भी जरा सा रेवेन्यू कम हुआ तो लॉस में जनरेट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमेशा उस रिस्क के लिए, उस फ्यूचर लॉस के लिए भी तो कवर करता है। तो प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है और किसी भी मैनेजमेंट के लिए ये वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट्स जनरेट करे। और साथ में तीसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आर्थिक उद्देश्य, बढ़ोतरी, ग्रोथ। अगर आप वहीं टिके रहे एक ही दुकान के ऊपर तो जिंदगी भर बस वो दुकान ही चलाते रह जाएंगे, किसी दिन कोई बात हो गई तो खत्म। इसीलिए हर मैनेजमेंट ग्रो करना चाहती है। ग्रो करने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एंटर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को जोड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन पे पहुंचते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब हमने जैसे शुरू में ही HCL का एग्जाम्पल पढ़ा, वो 16 देशों में, तो अपने आप को अलग अलग कंट्रीज में लेके जाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करना। ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की। अगर किसी का एक ही टाइप का बिजनेस है, ठीक है, उसी में, अब जैसे अमूल है, अमूल का दूध भी है, दही भी है, मक्खन भी है, वो उसी से रिलेटेड और प्रोडक्ट निकालता रहता है। दिस इज ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ से मार्केट शेयर भी बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है, रेवेन्यू भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी इंप्रूव होता है, गवर्नमेंट को भी मिलने वाले टैक्सेस बढ़ते हैं, है ना, ओवरऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी बढ़ती हैं। तो ओवरऑल पूरी कंट्री ग्रो करती है किसी एक बिजनेसमैन के ग्रो होने से। तो एक मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली अपना सर्वाइवल भी मेंटेन करना है, प्रॉफिट भी जनरेट करना है और साथ साथ ग्रो भी करना है। अब आ जाते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। सोशल ऑब्जेक्टिव भी बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना, क्यों? आप समाज के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल आप चाहे कितना भी पैसा कमाते हैं, आप एयरपोर्ट तो गवर्नमेंट का यूज़ करते हैं, रेलवे स्टेशन यूज़ करते हैं, पार्क्स यूज़ करते हैं, आपके कितने भी आप बड़े हों, स्टेडियम्स में जाके आप मैच देखते हैं, आप अपना स्टेडियम तो नहीं क्रिएट कर लेते ना। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं। तो समाज के प्रति भी बिजनेस का कुछ उत्तरदायित्व है। खासकर जैसे हिंदुस्तान में रूरल एरिया, विलेजेस आज भी बहुत अंडर डेवलप्ड है। तो हर बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि गांव में जाके कुछ काम करे, बिजली, पानी, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी कुछ देने का कोशिश करे। तो ये सामाजिक उद्देश्य को हासिल करना भी बहुत जरूरी है। अब अपनी किताब में पढ़िएगा, एक राइटअप आईटीसी के बारे में दिया हुआ है। आईटीसी के बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्री बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं। तो बताया कि उन्होंने एक ई चौपाल क्रिएट किया है जिसके थ्रू वो फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और सेल करने का। तो इससे एक ग्रामीण जनता को, जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको बहुत मदद मिल रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में कि हम इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझें कि हर बिजनेसमैन को, हर व्यक्ति को, इवन मैं तो कहता हूँ जो एम्प्लॉयज़ भी हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है समाज के प्रति? कई एम्प्लॉयज़ हैं आज की तारीख में जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। वो हर समय बस यही सोचते हैं कि भाई हम किस तरह से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सैलरी, और उसके बाद जैसे 2-3 दिन की, 4 दिन की छुट्टियाँ होती है वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह घूमने चले जाते हैं। वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या उनको कभी कभी 1 आध घंटा समाज के लिए नहीं लगाना चाहिए? आफ्टर ऑल इसी समाज में रह के हम पले बड़े हैं, तो क्या हमारा समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? तो हर बिजनेसमैन को, हर
पैसा जो भी व्यक्ति कमा रहा है उसको अपने सामाजिक उद्देश्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। और मैनेजमेंट को ये भी देखना है कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, वो भी पूरे हों, क्योंकि अगर वो पूरे नहीं हुए तो भी प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोग कंपनीज में सिर्फ ज़्यादा सैलरी या बेटर रिटायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए जुड़ते हैं कि चलो कल को रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद आराम मिलेगा या समाज में नाम मिलेगा। कई लोग बड़ी बड़ी कंपनीज को सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं कि औरों को बता सकें कि हम इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो उनका वो भी एक उद्देश्य होता है। साथ में बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना पर्सनल व्यक्तिगत विकास चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलें, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखें, कंप्यूटर सीखें, कम्युनिकेशन सीखें और ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट हो। तो मैनेजमेंट को ये भी देखना होता है कि जो एम्प्लॉई हमसे जुड़ा है, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उनकी भी पर्सनल डेवलपमेंट्स हों। मैं फिर वहीं पे जा रहा हूँ, मानव संसाधन, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ जुड़ें, वो खुश रहें, तो वो कस्टमर्स को भी खुश रखेंगे। एचटीसी ने भी यही बात कही थी, अगर एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो वो एक संतुष्ट ग्राहक को जन्म देगा, जिससे हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और शेयर होल्डर भी खुश रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बेटरमेंट ऑफ दी व्यक्तिगत पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये जो व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं जो लोग कंपनी में ज्वाइन करते हैं, हर एक का अपना है। अब यही मैनेजमेंट का रोल है कि वो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाए कि भाई जब वो काम कर रहे हैं तो वो मिलके काम करें और उन ऑब्जेक्टिव्स को ठीक से अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से पढ़ें अपना ये सब्जेक्ट, और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोज़ ट्रांसफ़र करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, दिस इज़ नीरज गुप्ता, थैंक यू सो मच।